होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है उमर साकी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाइट इंडियन मूवमेंट 1942। क्वाइट इंडियन मूवमेंट 1942 एक पुश था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, क्योंकि जो फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यू चल रही थी यहाँ पर, उसी को एक पुश दिया है क्वाइट इंडियन मूवमेंट ने। तो आपको पहले ही ये बोल कर रखूँगा कि जो ये लेक्चर है ये किसी खास एग्ज़ाम को जहन में रखकर नहीं बनाया गया है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट सिविल सर्विस की कर रहे हो, या किसी और एग्ज़ाम की जिसमें एमए ग्रेजुएशन आता है 12th या उससे बिलो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपको हर कहीं पर फ़ायदेमंद नज़र आएगा, क्योंकि इस लेक्चर में जो भी मटेरियल है वो एक स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है। और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को पूरा अटेंड करोगे तो इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको दोबारा इस लेक्चर को कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से जो नोट्स है वो सारे इन स्लाइड्स में इंक्लूड है। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्वाइट इंडियन मूवमेंट की। देखो, जो क्रिप्स मिशन आया था इंडिया में, मैंने इससे पहले आपको क्रिप्स मिशन पढ़ाया है। जो क्रिप्स मिशन आया था इंडिया में, क्रिप्स मिशन बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि वो ऑफर करता था इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस, और इंडिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया। जो नेशनलिस्ट लीडर्स है वो चाहते थे जो ये क्रिप्स मिशन आया है इससे फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यू हुई। वो चाहते थे जो ये फ्रीडम स्ट्रगल इस टाइम चल रही है, हम इस फ्रीडम स्ट्रगल को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक ब्रिटिश यहाँ से ना जाए। इसीलिए उन्होंने क्वाइट इंडियन मूवमेंट 1942 को लॉन्च किया। वो चाहते थे हम अपनी फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ से कंटिन्यू करें, हम ये यहाँ पर नहीं रुक जाएंगे। और दूसरा काज ये था, जो जापान था, जापान कंटिन्यू ब्रिटेन की जो कॉलोनीज है उनको एनेक्स कर रहा था, जापान ब्रिटेन की कॉलोनीज को। वो भी इंडिया को एक थ्रेट था। क्या थ्रेट था कि अगर जापान कल इंडिया पर भी पहुंच जाएगा, क्योंकि जो भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी उन सबको जापान ने अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि वहां पर एंटी गवर्नमेंट्स लोग थे। वो लोग सारे किसको सपोर्ट कर रहे थे? वो जापान को सपोर्ट कर रहे, ब्रिटेन के अगेंस्ट थे। इसीलिए फिर इंडिया को भी थ्रेट था कि अगर ब्रिटेन यहाँ पर भी कमज़ोर हो जाएगा जापान के सामने, तो हम अल्टीमेटली दूसरे पावर के कॉलोनिज्म के अंदर आएंगे। इसीलिए इंडिया चाहता था कि जापान के हमले से पहले ही हमें आज़ादी मिल जाए यहाँ पर। तो क्वाइट इंडियन मूवमेंट एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। एक मिनट। क्वाइट इंडियन मूवमेंट एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, जिसको अगस्त 1942 में किसने लॉन्च किया है? महात्मा गांधी ने। और इस क्वाइट इंडियन मूवमेंट की ये डिमांड थी कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, इसको हमें ज़रूर और जल्द से जल्द यहाँ पर ख़त्म करना है। एक स्ट्रगल जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इसके ज़रिए से हम ब्रिटिश रूल को यहाँ से जल्दी ख़त्म करेंगे और अपनी इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ेंगे। और अब हम देखेंगे कि जो क्वाइट इंडियन मूवमेंट है 1942, इसका बैकग्राउंड असल में क्या था। देखो, 1942 में जो ही ब्रिटिश ने कॉलोनियल रूल किया, या ब्रिटिश ने यहाँ पर कॉलोनियल रूल स्टार्ट किया, 18th सेंचुरी से कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन ब्रिटिश ने एक बहुत बड़ी गलती की थी 1942 में। वो ये है कि ब्रिटिश ने इंडिया को वर्ल्ड वार सेकंड में शामिल किया विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियन लीडर्स। जो इंडिया थे, जो इंडिया की आर्मी थी, उसको वर्ल्ड वार सेकंड में पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रिटिश ने क्या मजबूर किया। लेकिन इंडियन रूल जो इंडिया के लीडर्स थे उनकी कंसेंट उसमें नहीं थी। ना कि इंडिया के लीडर जो थे उनको बोला गया था कि आप वर्ल्ड वार सेकंड में हमें सपोर्ट करो। मतलब कि
इंडिया को कुछ भी नहीं पता था और इंडिया को वर्ल्ड वार सेकंड में धकेल दिया गया है ऐसे ही ब्रिटिश ने। ये एक बहुत ही बड़ा काज रहा है क्वाइट इंडियन मूवमेंट का, क्योंकि इंडियन लीडर्स ने सोचा ये हमसे कोई भी मशवरा नहीं लेते, ना हमें कुछ बोलते हैं, ऊपर से हमें ही ये जंगों में बाकी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा क्या था, क्रिपस मिशन 1942 मैंने आपको पढ़ाया है। क्रिपस मिशन क्या था? क्रिपस मिशन 1942 जो था वो एक डोमिनेंट स्टेटस इंडिया को ऑफर कर रहा था, मगर कर आफ्टर द वार जो ही खत्म हो जाए उसके बाद इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा, ये क्रिपस मिशन बोल रहा था। लेकिन जो इंडियन लीडर्स है उसको गांधी जी ने बोला ये एक पोस्ट डेटेड चेक है एक फेल बैंक में, ये कभी भी ये पोस्ट डेटेड चेक पास नहीं होगी। मतलब गांधी जी का कहना ये था जो क्रिपस मिशन है, जो ये डोमिनेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं, हमें ये डोमिनेंट स्टेट्स अब नहीं चाहिए, क्योंकि जो ही वार खत्म होगा तो ब्रिटिश ये सब प्रॉमिस भूल जाएगा। वो उसको रिजेक्शन करने का भी एक काज था क्वाइट इंडियन मूवमेंट को लॉन्च करने का। तो उसके बाद हम चलते हैं अब क्वाइट इंडियन रेजोल्यूशन कहाँ पर पास हुआ। जुलाई 42 में क्या बात होती है, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है ये एक मीटिंग करती है, कहाँ पर? वारदा में। वारदा एक जगह है, उस वारदा जगह में जुलाई 1942 में ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी एक मीटिंग करते और रिजॉल्व दैट इट वुड एथोराइज, ये मतलब रेजोल्यूशन लाते हैं कि हम गांधी जी को एथोराइज करेंगे, हम गांधी जी को अथॉरिटी देंगे ताकि ये एक नॉन वायलेंस मास मूवमेंट है उसको लीड करेंगे। देखो नॉन वायलेंस क्यों करना था, क्योंकि अगर मतलब ब्रिटिश यहाँ से जाता, मिसाल अफ्रीका ये ब्रिटेन की कॉलोनी रही थी, अगर जो ही ब्रिटिश अफ्रीका से गया तो ब्रिटिश ने अफ्रीका से कुछ भी साथ नहीं लिया, बाकी वो मतलब बियर फीट वहाँ से चले गए। ऐसे ही इंडियन रूलर्स बोलते थे कि अगर कल ब्रिटिश यहाँ से जाएगा तो ये प्रॉपर्टी जो भी यहाँ पर है ये वो अपने साथ नहीं लेंगे, तो हम प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करेंगे। इसीलिए नॉन वायलेंस पर गांधी जी ज़्यादा जोर देता था। और दूसरा काज ये था जो पीपल है, जो उस टाइम के मतलब जो रिवोल्यूशनरी है, उनको भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऊपर से मतलब गवर्नमेंट को भी ये ताकत नहीं आएगा कि वो इन लोगों को अरेस्ट करेगा। हाँ, बाद में इनको अरेस्ट किया गया है इलीगली, लेकिन वो दूसरा मसला है। लेकिन नॉन वायलेंस मूवमेंट को स्टार्ट करने का मकसद ही यही था, क्योंकि हर किसी को हार्म नहीं पहुंचेगा। उसके बाद जो इस रेजोल्यूशन है जो जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वारदा में रेजोल्यूशन पास किया है, अथॉरिटी दी है गांधी जी को कि आप एक नॉन वायलेंट मास मूवमेंट को मतलब लीड करो। इस रेजोल्यूशन को बोला गया है क्वाइट इंडियन रेजोल्यूशन। क्या नाम रखा गया है इस रेजोल्यूशन को? क्वाइट इंडियन रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन को प्रपोज किया है जवाहरलाल नेहरू ने और सेकंड किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये एक अप्रूव्ड बाय द ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी ने इस रेजोल्यूशन को अप्रूव किया है बम्बई में। कब? फिर अगस्त में फिर ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी ने इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया है और इस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। जो क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन था, ये देखो जो क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन बाद में स्टार्ट हुआ, जहां से क्वाइट इंडियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वो क्वाइट इंडियन मूवमेंट फिर स्टार्ट हुआ 8 अगस्त 1942 में। मीटिंग कहां पर हुई उस टाइम हम रेजोल्यूशन अब स्टार्ट करेंगे, वो गवालिया टैंक बॉम्बे में हुआ। देखो जुलाई 1942 में एक कांग्रेस की मीटिंग हुई जिसमें गांधी जी को अथॉरिटी दी गई आप नॉन वायलेंट मूवमेंट को स्टार्ट करो। लेकिन मूवमेंट स्टार्ट करना कहां से हुआ है? मूवमेंट स्टार्ट हुआ है 8 अगस्त 1942 में, जब कांग्रेस की मीटिंग हुई गवालिया टैंक बॉम्बे में। कहां से? गवालिया टैंक बॉम्बे में कांग्रेस की मीटिंग हुई, वहीं से क्वाइट इंडियन रेजोल्यूशन है इसको रेक्टिफाई किया गया और वहां से जो क्वाइट इंडियन मतलब मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि क्वाइट इंडियन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो आपको ये डिस्क्रिप्टिव है, चाहे कौन सा एग्जाम है, आपको ये डेट जरूरी मेंशन करना है कि क्वाइट इंडियन मूवमेंट गवालिया टैंक बॉम्बे से स्टार्ट हुआ 8 अगस्त 1942। अब हम देखते हैं कुछ रेजोल्यूशन, इस रेजोल्यूशन में क्या कहा गया है, क्या डिमांड क्या थी।
जो पहला रेजोल्यूशन की ये डिमांड थी, जो ब्रिटिश रूल है यहाँ पर, इसको हम इमीडिएटली एंड करेंगे, ब्रिटिश को यहाँ से हम जल्द से जल्द भगाएंगे। क्यों जल्दी क्यों थी भगाने की? क्योंकि जो जापान था वो अब इंडिया की तरफ आ रहा था, और अगर अब इंडिया जापान की कॉलोनी बन जाता तो फिर इंडिया को बहुत मुश्किल होता जापान से भी आज़ादी लेना। तो दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कमिटी जो थी वो मतलब काम कर रहे थे कि हम इंडिया को फ्री करेंगे, किससे? इंपीरियलिज्म से, कॉलोनिज्म से, जो मैंने अभी आपको बोला है। हालांकि इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म में फ़र्क है, ये मैं आपको दूसरे मतलब लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आप इस टाइम याद रखो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यही डिमांड थी, हम इंडिया को फ्री करेंगे। किससे फ्री करेंगे? जो भी फासिज्म, इंपीरियलिज्म है या कॉलोनिज्म कर रहा है ब्रिटेन यहाँ से, इससे हम इंडिया को फ्री करेंगे, इसके अंदर नहीं अब रहने देंगे। और दूसरा, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनानी है। देखो, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की क्या जरूरत थी? फॉर एग्जांपल, जो ही मतलब ब्रिटिश यहाँ से गया, 1947 में ब्रिटिश यहाँ से चला गया, अगर पीछे इंडिया के लिए कोई भी कानून नहीं होता तो आप सोचो, हर एक इंसान फ्री था कुछ भी क्राइम करने के लिए, उसको कोई भी पूछने वाला नहीं था। इसीलिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाना ज़रूरी था, क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ से जाएंगे तो कल पीछे उनके पीछे हमें कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो, या अगर जापान हमला करेगा, एक्सिस पावर हमला करेगा, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टाइम अगर हमारे पास गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास मिलिट्री नहीं है, तो हमें कौन डिफेंड करेगा? इसीलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट को ज़रूरी बनाना था, क्योंकि अगर जब ब्रिटिश यहाँ से जाएंगे तो पीछे लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद क्या था? उन्होंने बोला हम एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ब्रिटिश के खिलाफ चलाएंगे इस टाइम। डिसओबीडियंस क्या होता है? डिसओबीडियंस होता है मतलब जो भी ब्रिटिश के गुड्स है या उनसे कंप्रोमाइज हमें ब्रिटिश से नहीं करना है। डिसओबीडियंस माने यही है खाली कि हमें ब्रिटिश से कंप्रोमाइज कभी भी किसी भी चीज़ में नहीं करना है। ये एक सिविल डिसओबीडियंस का मीनिंग है। उसके बाद क्या है? जो गांधी जी है, गांधी जी को लीडर ऑफ द मूवमेंट स्ट्रगल बोला गया है। जो गांधी जी है लीडर ऑफ द स्ट्रगल क्वाइट इंडियन मूवमेंट 1942 हम किसको बोलते हैं? वो गांधी जी को नाम दिया गया है। और जो एक फेमस स्लोगन है जिसको हम बोलते हैं भारत छोड़ो, और इसको बोला जाता है भारत छोड़ो आंदोलन भी, ये एक फेमस स्लोगन है। इसको यूसुफ मेहर अली ने दिया है उस टाइम 1942 जो ही रिवॉल्यूशन चल रहा था, उस टाइम जो भारत छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन या क्वाइट इंडियन स्लोगन आया, उसको यूसुफ मेहर अली ने दिया है। और फिर इस स्लोगन को अप्रूवल दिया है गांधी जी ने, और ये जो स्लोगन है इसको कंटिन्यू किया गया फिर। तो उसके बाद देखते हैं हम कि गांधी जी के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स थे, जो मतलब सेक्शंस को, हर एक सेक्शन को के लिए एक इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी कि आप लोगों को क्या करना है। अगर हमें क्वाइट इंडियन मूवमेंट चलाना है तो उसमें जो स्टूडेंट्स है, गवर्नमेंट सर्विस है, सोल्जर्स है, पीजेंट्स है, प्रिंसली स्टेट्स है, उनके पीपल है, प्रिंसेस है, एटसेट्रा है, उनको मतलब रिवॉल्यूशन में कैसे टेक पार्ट लेना है। गांधी जी ने इसके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस बनाई थी, और जिन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को बाद में अप्लाई किया गया है। पहली इंस्ट्रक्शन थी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनके लिए, पहली इंस्ट्रक्शन थी कि आप डू नॉट रिजाइन, आप रिजाइन मत करो, बल्कि आप डिक्लेयर करो अपनी फेथ किसकी ओर? कांग्रेस की ओर। देखो, जो कांग्रेस जानती थी कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिजाइन करेंगे तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ब्रिटिश पीछे क्या कर रहा है। अगर ब्रिटिश पीछे कोई रेजोल्यूशन ला रहा है या कोई पॉलिसी ला रहा है हमारे खिलाफ, तो हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनको बोला गया कि आप सिस्टम के अंदर रहो, और सिस्टम के अंदर रह के आप हमें सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करो? आप हमें बोलो कि ब्रिटिश क्या कर रहा है, और अगर आपको कहीं पर भी हमें सपोर्ट करने का मौका मिलेगा तो आप हमें सपोर्ट करो। अगर आपको ब्रिटिश बोलेगा कि आप इस पॉलिसी में हमें सपोर्ट करो, तो आपको ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि आपको हमें सपोर्ट करना है, लेकिन रिजाइन नहीं करना है, क्योंकि
अगर आप रिजाइन करोगे तो हमें बिल्कुल भी उनकी पॉलिसीज का पता नहीं चलेगा। यही मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को रिजाइन ना करने का एक काज था। उसके बाद आता है सोल्जर्स। सोल्जर्स को क्या बोला गया? देखो, आपको पता है जो एक मतलब बड़ा पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंस का एक रिवॉल्यूशन हुआ था वो 1857 में, जो उस टाइम क्या बोलते हैं उसको, वो हुआ था 1847 में, जो रिवोल्ट ऑफ 1847 हुआ था, उसमें मतलब वो रिवोल्ट सोल्जर्स ने ही उस टाइम 10th में जब मंगल पांडे ने अपने सीनियर को गोली मारी, तो वो जो मतलब 1857 का जो रिवॉल्यूशन है वो सोल्जर्स ने उस टाइम स्टार्ट किया था। सोल्जर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल करते कहीं पर भी, किसी भी रिवॉल्यूशन में या किसी स्ट्रगल में। तो जो ये आर्मर्ड फोर्सेस हैं उनको इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आप जो ब्रिटिश आर्मी में रह रहे हैं, इस टाइम ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे हैं, आपको आर्मी को लीव नहीं करना है, बल्कि अगर आपको कल ब्रिटिश बोलेगा कि आप इस मतलब मास मूवमेंट पे फायरिंग करो, आपको उस टाइम नहीं करनी। या अगर आपको ब्रिटिश कल मतलब देगा, जो इंस्ट्रक्शंस देगा ब्रिटिश कि आप मतलब कहीं पर भी जो मास मूवमेंट चल रहा है या आम लोग हैं आप उनको सताओ या आप लाठी चार्ज करो कहीं भी प्रोटेस्ट में, तो आपको वो सब नहीं करना है, बल्कि आपको उस टाइम ब्रिटिश को मना करना है, आपको चुप रहना है। बस आपको चुप रह के कांग्रेस को सपोर्ट करना है, आपको अपना सपोर्ट हमें देना है। कैसे? आपको ब्रिटिश के साथ मतलब नहीं मिलना है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को बोला गया कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप ब्रिटिश स्टडीज को लीव करो। क्या करो? आप लीव ब्रिटिश स्टडीज को लीव करो। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप लीव मत करो। ये स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन थी। इसके बाद आते हैं हम पीजेंट्स की तरफ, जो मतलब मजदूर लोग थे। उन पीजेंट्स, देखो पीजेंट्स और जमींदार में फर्क है। पीजेंट्स हम मजदूर को बोलते हैं और जमींदार उस लैंडलॉर्ड को बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारी जमीन हो और वो उसको रेंट पे देता हो लोगों को और उनसे टैक्स लेता है इसके बदले। तो पीजेंट्स को इंस्ट्रक्शंस मिली थी, अगर जमींदार एंटी गवर्नमेंट है, अगर ये गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप जमींदार को बिल्कुल जो भी रेंट है, रेवेन्यू है, वो जमींदार को आप पे करो। अगर ये जमींदार प्रो गवर्नमेंट है, अगर ये गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इनको कोई भी रेंट और टैक्स वैक्स मत दो। ये पीजेंट्स को बोला गया था। क्या बोला गया था? अगर जिम्मेदार कांग्रेस या एंटी गवर्नमेंट है ब्रिटिश की तरफ से, तो आप उनको बिल्कुल सपोर्ट करो। अगर वो प्रो गवर्नमेंट है तो आपको ना रेंट दो उन्हें, ना आप उनको रेवेन्यू दो। तो फिर आते हैं हम प्रिंसेस की तरफ से। देखो, जब ही मतलब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, उस टाइम 1565 लगभग, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, इतनी प्रिंसली स्टेट्स थी। उनमें जो प्रिंसेस थे उनमें एक प्रिंसली स्टेट कश्मीर भी था। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो उनके प्रिंसेस थे, उनको बोला गया है कि आप जो है आप मतलब अपने लोगों की, इंडिया की आप डोमिनेंस, आप इंडिया की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करो, आप आज़ाद आप मत रहो, क्योंकि अगर आप हमें मतलब सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसीलिए जो प्रिंसेस है वहाँ के रूलर, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर हैं, उन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर को बोला गया है कि आप हमें सपोर्ट करो, बिल्कुल वार में आप ब्रिटिश को सपोर्ट मत करो। जो फिर क्या हुआ है, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो पीपल है, मतलब जो उन स्टेट्स में पीपल रहते, प्रिंसली स्टेट क्या है? प्रिंसली स्टेट वो स्टेट है जो उस टाइम ब्रिटिश के अंदर थी, लेकिन वहां पर एक प्रिंस अपना किंग था जो रूल कर रहा था उस मतलब खास जगह पर, वो प्रिंसली स्टेट्स कहलाती थी। प्रिंसली स्टेट्स के रूलर को बोला गया है, आप पीपल जो वहाँ के थे लोग, उनको बोला गया है कि अगर जो आपका मतलब प्रिंस है, अगर ये एंटी गवर्नमेंट है, अगर ये ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उनको बिल्कुल सपोर्ट करिए। और अगर ये प्रो गवर्नमेंट है, अगर ये ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहा है, तो आप लोग उस मतलब अपने प्रिंस को सपोर्ट मत करिए, बल्कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करिए। ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन मिली थी किन लोगों को, जो प्रिंसली स्टेट्स के रहने वाले लोग थे। उसके बाद क्या आता है, गांधी जी ने फॉलो किया है कुछ मतलब इंपॉर्टेंट लाइन्स है यहाँ पर जो गांधी जी ने बोली है। अगर आप मतलब डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं तो आप बिल्कुल इन
लाइन्स को बिल्कुल मेंशन करिए ऐसे ही। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आपको हो सकता है आपको कल यही लाइन्स दी जाएगी कि आप बोले ये लाइन्स किस कौन सा मतलब रिवॉल्यूशन चल रहा था, कौन सा मूवमेंट उस टाइम चल रहा था और इन लाइन्स को किसने बोला गया है उस रिवॉल्यूशन के दौर में, ये आपको कल पूछा जाएगा। देखो क्या था, गांधी जी ने बोला था हियर इज अ मंत्रा, जो गांधी जी था उसने बोला था, मैंने आपको एक शॉर्ट मंत्रा दिया है जो ऊपर मैंने कहा है इंस्ट्रक्शंस दी है, इस मतलब जो ये मंत्रा है आप इसको बिल्कुल फॉलो करो और जो ही आप इसको फॉलो करेंगे तो हम ज़रूर और ज़रूर आज़ादी लेंगे इससे, क्योंकि ये हर एक मतलब तबके के लिए एक इंस्ट्रक्शंस थी। गांधी जी ने बोला है हम क्या करेंगे, हम डू या डाई करेंगे, मतलब हम आज़ादी को लेकर रहेंगे या हम मतलब मर जाएंगे या कर जाएंगे। मतलब गांधी जी का ये था कि जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी है हम इनको बिल्कुल फॉलो करेंगे, अगर हम आज़ादी लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे हम मरेंगे, लेकिन ऐसे ब्रिटिश के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यही डू और डाई था, मतलब हमें करना है बिल्कुल या मरना है, लेकिन हमें स्लेवरी जो हम स्लेव्स बने हैं ब्रिटिश के अंदर ये हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। ये कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट लाइन्स थी जो गांधी जी ने उस टाइम बोला है लोगों को कि मैंने आपको पूरा एक शॉर्ट फॉर्म दिया है, अब आप इसको बस इसको अपने दिल में रखें और इसको फॉलो कीजिए, हम करेंगे या मरेंगे लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम स्लेवरी से अपने आप को लोगों को बिल्कुल आज़ाद करेंगे। देखो इस टाइम जो भी अगर मैं मतलब कहीं पर भी बोलूँगा इंडिया तो आप समझना मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट डे बांग्लादेश की, प्रेजेंट डे पाकिस्तान की और प्रेजेंट डे इंडिया की, इन तीनों को मिलाकर मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ, मिलाकर इन कंट्री को एक इंडिया बोलकर। अब देखेंगे हम कि मेन डिमांड्स ऑफ मूवमेंट की क्या मेन डिमांड्स थी। मूवमेंट की डिमांड्स थी जो मैंने बोला है कि इमीडिएट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश को यहाँ से जल्द जाना है, क्योंकि जो मतलब जापान है वो इंडिया की तरफ आ रहा था। दूसरा क्या था, हमें एक मतलब गवर्नमेंट्स को हमें यहाँ से क्या फॉर्म करनी है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स है उनको हमें फॉर्म करना है और हमें एक नॉन वायलेंट डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाना है, जो मतलब ब्रिटिश है उनसे हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है, उसको हम डिसओबीडियंस बोलते हैं। उसके बाद है ब्रिटिश का मिसाल इंडिया ने बहुत सब कुछ किया, ये सब इंडिया ने करके दिखाए। अब हम बोलते हैं कि अगेंस्ट में ब्रिटिश ने क्या किया है, इसके रेस्पॉन्सेस में ब्रिटिश ने एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ रेस्पॉन्स दिया है। जो भी मतलब गांधी जी था या अदर कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको एक ही ओवरनाइट में ब्रिटिश ने अरेस्ट किया है। इतना ज़्यादा तेज़ काम किया है ब्रिटिश ने, जो ही ये मतलब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश को पता था क्वाइट इंडियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, ऊपर से हमें जापान प्रॉब्लम कर रहा है, अब हमें इंडिया भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करने लगा। इसीलिए ब्रिटिश ने बोला कि हम जो मेन लीडर्स है कांग्रेस के, गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू है, मतलब एटसेट्रा है, जो भी है, चाहे मुस्लिम लीग का कोई लीडर है, उन सब को हम इस टाइम बंद करेंगे। ओवरनाइट उनको बंद किया था, सारे बड़े बड़े लीडर्स को। जो पब्लिक मीटिंग हो रही थी उस टाइम उन पब्लिक मीटिंग्स को बैन किया गया है और सेंसरशिप लगाई गई है इंडिया के प्रेस पर, जो भी इंडिया में मीडिया प्रेस था उस पर सेंसरशिप लगाई गई है। और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वायलेशन की थी उस टाइम ब्रिटिश ने, जहाँ पर भी मोब ऑफ पीपल मिलता था कहीं पर तो उन सब को मतलब सप्रेस करता था ब्रिटिश, मारता था, पीटता था, बहुत ज़्यादा मतलब वायलेशन खुद क्रिएट किया है उस टाइम ब्रिटिश ने। अब हम देखेंगे पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक ने क्या पार्टिसिपेट किया है। देखो पब्लिक को बहुत मतलब नंबर ऑफ पीपल, बहुत प्लेंटी नंबर ऑफ पीपल था जिसको अरेस्ट किया गया है इस रिवोल्ट के दौर में। फिर भी जो इंडियन पीपल है उन्होंने बहुत मतलब वाइड सेपरेट प्रोटेस्ट किए, बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं उस टाइम भी अरेस्ट होने के बावजूद भी, और बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स भी किया है, एक्ट ऑफ सैबोटेज किया है। इसमें मतलब स्टूडेंट्स, वर्कर्स थे, जो कॉमन सिटीजन्स थे, उसके अलावा बहुत मतलब औरतें थे, मतलब बहुत ज़्यादा मास मूवमेंट खड़ा हुआ है।
ब्रिटिश ने हालांकि सप्रेस किया था मूवमेंट को, बंद किया था लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी जो मतलब इंडिया के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट स्ट्राइकर्स मतलब बहुत ज़्यादा हंगामा किया है। किसको लेकर? आज़ादी को लेकर। स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, वर्कर्स ने, आम लोगों ने, सब लोगों ने इसमें मिलकर पार्टिसिपेट किया है। इसीलिए जो क्वाइट इंडियन मूवमेंट है इसको एक मास मूवमेंट की नज़र से देखा जाता है। और अब हम देखेंगे कि कुछ की लीडर्स कौन कौन था अब जी इस स्ट्रगल में। गांधी जी था, जवाहरलाल नेहरू था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था, राजा गोपाल आचार्य था, मौलाना आज़ाद था। ये कुछ मतलब बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स है जिन्होंने क्वाइट इंडियन मूवमेंट 1942 को लीड किया है। उसके अलावा कुछ वुमेन्स थी, उनमें अरुणा आसिफ अली थी। अरुणा आसिफ अली वो वुमेन थी जिसने नेशनल इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसको गवालियर टैंक ग्राउंड में उस टाइम मतलब नेशनल फ्लैग को लहराया था, होस्ट किया था। ये बात आप याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है और आपको इस लाइन को डिस्क्रिप्टिव में मेंशन करना होगा कि जो अरुणा आसिफ अली है इसने गवालियर टैंक ग्राउंड में नेशनल फ्लैग, इंडिया के नेशनल फ्लैग को लहराया था। और दूसरी वुमेन आती है, उसका नाम है उषा मेहता। उषा मेहता वो वुमेन थी जिसने अंडरग्राउंड एक रेडियो स्टेशन चलाया था उस टाइम। अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन क्या करता, उसमें मतलब लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि मूवमेंट कहाँ पर पहुंच गया, किसको बंद किया गया, किसको छोड़ा गया, लोग कहाँ पर मतलब इस टाइम रिवोल्यूशन कर रहे हैं या मतलब ब्रिटिश क्या कर रहा है, जिससे मतलब लोगों को अवेयर किया जाता था। ये एक उषा मेहता वुमेन थी जिसने इस रेडियो स्टेशन को बिल्कुल अंडरग्राउंड चलाया था, ब्रिटिश को बिल्कुल भी पता नहीं था। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ दिन के बाद इस मतलब रेडियो स्टेशन को भी ढूंढा गया और इसको भी बाद में बंद किया गया और उषा मेहता को भी। तो फिर हम देखते हैं कुछ रीजनल अपराइजिंग्स हुई जिसमें मतलब कुछ सेवरल एरिया थे जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना दी। क्यों बना दी अपनी गवर्नमेंट? क्योंकि उनको पता था जो ही हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे जो ब्रिटिश है ये यहाँ पर वीक पड़ जाएगा और इस टेंशन में भी पड़ जाएगा। इसीलिए जो बाल्या इन यूपी उत्तर प्रदेश है उसको वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई और उसको लीड कौन कर रहा था? चेतु पांडे उसको लीड कर रहा था। दूसरी गवर्नमेंट बनी एक छोटी सी गवर्नमेंट, वो तमिल बंगाल में बनी और जिसको लीड कर रहा था उसका मतलब जो चीफ बना था वो कौन था? वो चैत्य सरकार था। और तीसरी गवर्नमेंट थी सतारा जो महाराष्ट्र में बनी, उसको प्रीति सरकार लीड कर रहा था। सतारा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को प्रीति सरकार लीड कर रहा है। इनका मकसद यही था कि अगर हम छोटी छोटी गवर्नमेंट बनाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो ब्रिटिश बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ेगा। और इसके बाद हाँ, आउटकम क्या हुआ है अब हम देखते हैं कि क्वाइट इंडियन मूवमेंट इतना बड़ा था और इसका नतीजा क्या निकला। क्वाइट इंडियन मूवमेंट ने क्या किया है, इसने मतलब ये एक इंडिया के लोगों को इकट्ठा किया है। क्वाइट इंडियन मूवमेंट ने इंडिया के लोगों को इकट्ठा किया है और शो किया है कि हम सब एक है, हम सब एक है। और ब्रिटिश को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है क्योंकि जो ब्रिटिश है उसको ये मतलब वर्ल्ड की नज़र में ब्रिटिश को इस नज़र से देखा गया है कि जो ब्रिटिश है अब ये मतलब इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है इंडिया, इसने ज़बरदस्ती इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई है। ये एक मतलब बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर मिला है ब्रिटिश को। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश ने क्या रियलाइज़ किया है। देखो, जो ही वर्ल्ड वार सेकंड में इंडिया को ब्रिटिश ने वार में धकेला है तो ब्रिटिश ने बाद में ये रियलाइज़ किया है कि हम विदाउट इंडियन रूलर्स का जो सपोर्ट है, सॉरी रूलर्स नहीं, जो इंडियन के लीडर्स है उनके सपोर्ट के बिना हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। हम यहाँ पर कोई भी रिवोल्यूशन, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो मतलब लोग हैं ये बाद में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है और हमने ये बहुत बड़ी गलती की है जिसने ये वर्ल्ड लेवल पर प्रूव किया था ब्रिटिश को कि इन्होंने इंडिया को एक कॉलोनी बनाई है और इंडिया ब्रिटिश को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। देखो, इससे मतलब जापान को भी बहुत फ़ायदा था। जो ही जापान को पता चला कि इंडिया भी अब ब्रिटिश को मतलब साथ नहीं दे रहा है तो जापान को भी बहुत ज़्यादा मतलब ताकत मिला क्योंकि जापान को भी पता चला अब मुश्किल नहीं है इंडिया से ब्रिटिश को भगाना। इसीलिए ब्रिटिश को बाद में ये रियलाइज़ हुआ है कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, हमें इंडिया को वर्ल्ड वार सेकंड में नहीं लाना चाहिए था बिना उनको बोले।
क्योंकि जो मेन काज रहा था क्वाइट इंडियन मूवमेंट को स्टार्ट करने का वो यही था, क्योंकि कि जो ब्रिटिश है उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड वार सेकंड में शामिल किया था विदाउट देयर कंसेंट। तो उसके बाद हम देखते हैं कंक्लूजन। जो क्वाइट इंडियन मूवमेंट है ये एक खाली छोटा सा मतलब रिवॉल्यूशन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट था, एक कंप्लीट कॉल थी किसकी तरफ, फ्रीडम की तरफ। और इसने एक मतलब इंडिपेंडेंस की तरफ एक बुनियाद रखी है क्वाइट इंडियन मूवमेंट। इसने स्ट्रॉन्ग किया है किसको, जो फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ पर चल रही थी इंडिया में उसको मतलब इनने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है क्वाइट इंडियन मूवमेंट ने। तो इसके बाद आप देखो ये कुछ मतलब मैप है, अगर हो सके तो आप ये मैप ज़रूर अपने मतलब नोट्स में ऐड करना। पहले क्या हुआ था, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी मीटिंग हुई, उसके बाद रेजोल्यूशन पास हुआ, फिर कांग्रेस की मीटिंग हुई दोबारा बॉम्बे में जिसमें अप्रूवल मिला है, फिर रेजोल्यूशन को रेक्टिफाई किया गया है, बोला गया है कि हम कौन सी इंस्ट्रक्शंस को जारी करेंगे। फिर कुछ डिमांड्स एंड कमिटमेंट्स की गई थी कि कौन लोग क्या करेंगे। उसके बाद कुछ प्रोविजनल गवर्नमेंट्स भी फॉर्म किए गए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी बोला गया है कि लॉन्च करने के लिए गांधी जी को नेम दिया गया है कि आप लीडर ऑफ द मूवमेंट है। उसके बाद लास्ट पर स्लोगन को मतलब कॉइन किया गया है, किसने कॉइन किया गया है, यूसुफ मेहर अली ने बाद में स्लोगन को दिया गया है क्वाइट इंडियन या भारत छोड़ो स्लोगन को। तो बस इतना ही था आज। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अब कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहा है। अगर आपको कहीं पर भी ज़रा सा भी डाउट है आप ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कहाँ पर कौन सा डाउट है आपको। और इसके अलावा अगर आपको मतलब वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बस अब तक बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे हम वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।